India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। India Legal presents Courts Roundup. कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद भड़की हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बहाल हो। जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने पहले राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि हिंसा में विस्थापित हुए लोगों को उनके मूल स्थानों पर सुरक्षित वापस जाने का मार्ग प्रदान किया जाए। इस अवसर पर न्यायालय ने कहा कि हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बहाल करना राज्य का कर्तव्य है और यदि राज्य ऐसा करने में विफल रहता है तो केंद्र सरकार सशस्त्र बलों की तैनाती सहित इसके लिए सभी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगी। इससे पहले एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने न्यायालय को सूचित किया कि राज्य दायर शिकायतों की जांच कर रहा है। बड़ी संख्या में डुप्लीकेट शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं, जबकि कई अन्य अधूरी हैं। उन्होंने याचिकाकर्ताओं की दलीलों का भी समर्थन किया कि राज्य पुलिस आने वाली शिकायतों को संभालने में असमर्थ है। जनहित याचिकाकर्ता एडवोकेट प्रियंका टिब्रेवाल ने न्यायालय के समक्ष हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें हिंसा में विस्थापित हुए लोगों की लिस्ट थी और प्रार्थना की कि उन्हें सुरक्षित रूप से उनके घरों में वापस पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार के लिए एएसजी ने प्रस्तुत किया कि न्यायालय के निर्देशों के आधार पर केंद्रीय बलों की तैनाती को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि न्यायालय ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति के आधार पर केंद्रीय बलों की आगे की तैनाती के लिए कोई भी निर्णय ले सकती है। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साइट पर जाने के बारे में जानकारी नहीं देने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की आलोचना की। उक्त साइट पर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए पेड़ों की कटाई की गई। डीडीए के वाइस चेयरमैन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए राजधानी के रिज फॉरेस्ट में पेड़ों की कटाई करने के लिए अवमानना का मामला चल रहा है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने पाया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को भेजे गए ईमेल में साइट पर जाने के बाद पेड़ों को काटने के लिए दिल्ली एलजी द्वारा जारी निर्देशों का उल्लेख किया गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा ईमेल से इनकार किए जाने पर कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया कि वह एलजी के दौरे के बारे में स्पष्ट जानकारी दे और इससे संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड दिखाए। आदेश में बेंच ने अपनी नाराजगी दर्ज की। न्यायालय ने पेड़ों की कटाई की अनुमति देने के लिए दिल्ली सरकार की भी खिंचाई की और उसे नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार से कई जवाब मांगे जाने चाहिए। न्यायालय ने पाया कि दिल्ली सरकार ने डीडीए को लगभग 443 पेड़ों की काटने की अनुमति देते हुए दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1994 के तहत वृक्ष अधिकारी की शक्तियों का अतिक्रमण किया। न्यायालय ने यह भी पाया कि अभिलेखों से पता चलता है कि डीडीए ने इसके अतिरिक्त 200 पेड़ भी काटे। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, राज्य सरकार को कई सवालों के जवाब देने होंगे, जिसमें यह सवाल भी शामिल है कि सरकार अनुमति देने के लिए वृक्ष अधिकारी की शक्ति का कैसे अतिक्रमण कर सकती है।
दिल्ली सरकार को ये बताना होगा कि इस तरह की घोर अवैधता कैसे की जा सकती है। हालांकि वन विभाग को डीडीए द्वारा 1994 अधिनियम के घोर उल्लंघन के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। पर्यावरण और वन विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से दिल्ली सरकार को अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया गया। सचिव को हलफनामा दाखिल कर यह बताना चाहिए कि सरकार ने पेड़ों की कटाई की अनुमति कैसे दी और डीडीए ने 22 जुलाई तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परक्राम्य लिखित अधिनियम या एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत चेक के अनादरण के अपराध के लिए मामले को आरोपी के कहने पर स्थानांतरित करने की मांग नहीं की जा सकती। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने धारा 138 एनआई के तहत अपराध में शामिल आरोपियों के आदेश पर मांगी गई स्थानांतरण याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की कि आरोपी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग कर सकता है, लेकिन उसके द्वारा स्थानांतरण याचिका दायर नहीं की जा सकती है। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल रिपोर्टर से समझते हैं कि ये एक्ट आखिरकार क्या होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट या फिर एनआई एक्ट ऑफ 1881 इज एन एक्ट जिसको एग्जिस्टेंस में लाया गया, जिससे लॉज रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स को डिफाइन और अमेंड करा जा सके। एनआई एक्ट ने एक्सपैंड करा अपना ज्यूरिसडिक्शन फ्रॉम सिविल टू क्रिमिनल विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 138। ये सेक्शन हमें बताता है अबाउट द पनिशमेंट फॉर डिसऑनरिंग ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द ड्रॉज अकाउंट। ये अमेंडमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये अटैच करता है क्रिमिनल लायबिलिटी टू अ सिविल रॉन्ग, देयरबाय गिविंग इट अ क्रिमिनल ओवरटोन। एक चीज़ जो नोटिस करने लायक है वो ये है कि ऑल्दो क्रिमिनल रेमेडी अवेलेबल है, हमें अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एक्ट हमारा राइट टू इंस्टीट्यूट अ सिविल सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द चेक डज नॉट गो अवे। This means that a aggrieved party has both civil as well as criminal remedies available. Criminal case file हो सकता है for prosecution of the offender, while civil suit file हो सकता है for recovery of the check amount. और कोई भी loss या damage जो incur हुआ हो by the affected party due to the dishonoring of the check, उसके लिए recovery file हो सकती है। For more such legal updates, follow India Legal. मंत्री अरविंद केजरीवाल को बुधवार को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड की मांग की। पेश है कोर्ट में दी गई दलीलों पर रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मामले में सीबीआई को अरविंद केजरीवाल को संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश करने की अनुमति मिल गई और जिसके बाद सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा अदालत में पूछताछ करने की अनुमति दिए जाने के बाद सीबीआई ने बुधवार को शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर वो याचिका वापस ले ली जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी जमानत पर रोक लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को रूम में मौजूद थी। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी वीसी के जरिए जुड़े। केजरीवाल की ओर से अर्जी दाखिल कर मांग सीबीआई की पूछताछ की मांग वाली अर्जी और इसको लेकर कोर्ट के आदेश की कॉपी उन्हें उपलब्ध कराई जाए। वहीं सीबीआई के वकील ने ये कहा कि केजरीवाल के वकील के आरोप गलत हैं। हमारे लिए कोई बाध्यता नहीं कि वो पूछताछ से पहले केजरीवाल के वकीलों को सूचित करें। केजरीवाल के वकील ने कहा कि कोर्ट को केजरीवाल की गिरफ्तारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए क्योंकि इस केस में कोई मेरिट नहीं है। कोर्ट पहले सीबीआई की अर्जी पर हमें नोटिस देकर जवाब देने का समय दे।
इसके बाद कोई आदेश जारी करे, और अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी का आदेश दिया जाता है तो मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। इस पर सीबीआई ने कहा, हमें केजरीवाल को हिरासत में ले जाकर पूछताछ करने की इजाजत दी जाए, हम गिरफ्तारी के आधार इसके बाद तैयार करेंगे। सीबीआई ने कहा, केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के चलते जमानत मिली थी, उस वक्त हमने केजरीवाल से पूछताछ नहीं की। सीबीआई ने कहा, 25 मई 2021 को पॉलिसी आई, उससे पहले 16 मार्च को शराब कारोबारी से मुलाकात की कोशिश की गई और उसको लेकर मंगुटा रेड्डी का बयान भी मौजूद है। के कविता 19 मार्च को रेड्डी से मिलने के लिए फोन किया था और 20 मार्च को के कविता और रेड्डी मिले। विजय नायर 19 मार्च को हैदराबाद में था, उसको कोऑर्डिनेट करने का जिम्मा सौंपा गया। 19 को वो हैदराबाद में था। लॉकडाउन की वजह से एक प्राइवेट फ्लाइट से अभिषेक और बुची बाबू दिल्ली पहुंचे। वहीं अभिषेक बोयनपल्ली ने विजय नायर के माध्यम से मनीष सिसोदिया को एक रिपोर्ट भेजी, जिसे सिसोदिया के सचिव सी अरविंद ने रिपोर्ट टाइप की और इसे मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में दे दिया गया। सीबीआई ने कहा, सारा पैसा नकद दिया गया है, हम अभी तक 44 करोड़ रुपए के बारे में पता लगा पाए हैं और ये भी पता लगा है कि ये पैसा गोवा कैसे पहुंचा, इसका इस्तेमाल कैसे किया गया। सीबीआई ने कहा, अभी तक हमने 4 आरोप पत्र दाखिल कर दिए हैं, जिसमें 17 आरोपी हैं। इस मामले में हम जांच के लगभग निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। हमें केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। हमें सह आरोपियों और दस्तावेजों के साथ केजरीवाल को कन्फ्रंट कराना है। सीबीआई ने कहा, केजरीवाल ने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया और कहा कि उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। जब हमने जेल में केजरीवाल से पूछताछ की तो उन्होंने सहयोग नहीं किया, इसीलिए हमें उनको गिरफ्तार करना पड़ा। सीबीआई ने कहा, हमारी जांच के मुताबिक गोवा में केजरीवाल के ठहरने का खर्च हवाला के जरिए चुकाया गया। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि अभी गिरफ्तारी क्यों की गई। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने दलील देते हुए कहा, सबसे पहले अदालत को ये देखना होगा कि क्या गिरफ्तारी की जरूरत थी। इसके साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या रिमांड की जरूरत है। इस मामले में सीबीआई की एफआईआर 17 अगस्त 2022 की है, जिसमें केजरीवाल को अगले साल 16 अप्रैल को गवाह के तौर पर बुलाया गया। उस दिन से लेकर इस साल 24 जून तक सीबीआई ने उन्हें कभी भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। मंगुटा रेड्डी ने रिश्वत देने की बात कबूल की है, इसीलिए उन्होंने उसे गवाह घोषित कर दिया है। मंगुटा रेड्डी का बेटा पीएमएलए मामले में आरोपी था और बाद में सरकारी गवाह बन गया। अब इस सीबीआई मामले में भी वो सरकारी गवाह बन गया, जबकि मंगुटा रेड्डी 29 फरवरी 2024 को सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी के गुट एनडीए में शामिल हो गए हैं और उनके सभी पाप धुल गए हैं। ये सत्ता के दुरुपयोग हैं। मामले में जांच अधिकारी को ठोस सबूत के जरिए ये साबित करना होगा कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सहयोग न करना ही एकमात्र गिरफ्तारी का आधार नहीं है, मुझे चुप रहने का भी अधिकार है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि जहां तक गोवा में होटल के बिल चुकता करने का सवाल है, वो बिल किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली सरकार ने दिया था। उन्होंने पूछा कि सीबीआई को ऐसे कौन से सबूत मिले हैं जिसके लिए गिरफ्तारी की जरूरत है। एजेंसी ने कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है। केजरीवाल की तरफ से वकील विवेक जैन ने कहा कि मनीष सिसोदिया के मामले में भी सीबीआई ने यही दलीलें दी गई थीं। उन्होंने सीबीआई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दाखिल हो चुकी है और अगर आप उन्हीं सबूतों पर भरोसा कर रहे हैं तो आप केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार कर रहे हैं। वकील विवेक जैन ने कहा, इस नीति को बनाए जाने में वित्त, कानून और आबकारी विभाग सभी से सलाह और विभाग के मंत्रियों की भी राय ली गई। इसके बाद इसे कैबिनेट ने मंजूरी दी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे उपराज्यपाल के दफ्तर भेजा गया, जहां 1 महीने तक फाइल रहने के बाद ऑफिस ने कुछ बदलाव सुझाए। उन बदलावों को कैबिनेट के सामने रखा गया, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी और फिर नीति बनाई गई। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल की जमानत पर रोक हाईकोर्ट से लगने के बाद ही हमने गिरफ्तारी की है। ये कोई दुर्भावना नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड जरूरी है। वहीं केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि सिसोदिया दोषी हैं। सिसोदिया निर्दोष हैं, मैं निर्दोष हूं, आप निर्दोष है। ये हमें मीडिया में बदनाम करने का प्लान है। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि गिरफ्तारी के आधार में आपने कहा है कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने कहा, ये सही है कि गवाहों को प्रभावित किया गया है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि मैंने कहा था आबकारी नीति के 3 उद्देश्य हैं। हमें रेवेन्यू बढ़ाना था और जो लंबी लाइनें लगती हैं वो खत्म करनी है। मैंने सिसोदिया को बुलाकर 3 बातें कही थी। जब एजेंसी ने पूछा कि निजीकरण किसका विचार था, इस पर मैंने एजेंसी से कहा था कि ये मेरा विचार नहीं था। इसके साथ ही दलीलें खत्म हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
उधर सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिकाओं में वकीलों द्वारा तथ्यों को दबाने की प्रथा की निंदा की। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि इस तरह के कठोर उपाय आवश्यक हैं। जस्टिस AS ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की वैकेशन बेंच अखिल भारतीय EPF स्टाफ फेडरेशन द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के 20 मार्च के अंतरिम आदेश के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह थी कि अंतरिम राहत दिए बिना मामले को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सुनवाई के दौरान बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर 3 मई के आदेश को दबाया, जिसमें दर्ज किया गया कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने हाईकोर्ट के समक्ष जल्द सुनवाई के लिए आवेदन पर जोर नहीं दिया। जब बेंच ने संकेत दिया कि वह जुर्माना लगाने जा रही है तो वकील ने माफी मांगी और पीठ से इतना कठोर न होने का आग्रह किया। जस्टिस ओका ने जवाब दिया कि वकीलों द्वारा आदेशों और भौतिक तथ्यों को दबाने की बढ़ती प्रवृत्ति से निपटने के लिए कठोर दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की प्रवृत्ति जजों को असुविधा का कारण बनती है, जिन्हें तथ्यात्मक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए हाईकोर्ट की वेबसाइट पर खोज करनी पड़ती है। वर्तमान SLP को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में निम्नलिखित टिप्पणी की गई। 20 मार्च 2024 के आदेश को चुनौती देने वाली वर्तमान SLP 14 जून 2024 को दायर की गई। दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट से पता चलता है कि 3 मई 2024 को याचिकाकर्ताओं ने याचिका की शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन दायर किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जून 2024 में दायर SLP में आवेदन को भरने का तथ्य को दबा दिया गया और यहां तक कि 3 मई 2024 के आदेश को भी दबा दिया गया। हम याचिका खारिज करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के कारण SLP दायर की गई। हम याचिकाकर्ता को 25,000 रुपए की लागत का भुगतान करने का निर्देश देते हैं। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को 9 स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें मुंबई के 2 कॉलेज के अधिकारियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी। इसमें स्टूडेंट को परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल, टोपी आदि पहनने से प्रतिबंधित किया गया था। जस्टिस AS चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने ओपन कोर्ट में कहा, कारणों से हमें हस्तक्षेप करने का कारण नहीं मिला। पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान कॉलेज ने प्रस्तुत किया कि इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन से बचना है, सिवाय उन धार्मिक प्रतीकों के जिन्हें धर्म के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना जाता है, जैसे कि सिखों के लिए पगड़ी। कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट अनिल अंतुरकर ने समझाया कि प्रतिबंध सभी धार्मिक प्रतीकों पर लागू होता है और मुसलमानों को लक्षित नहीं किया जाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि कॉलेज की नीति धार्मिक प्रतीकों के खुले प्रदर्शन को रोकना है, जब तक कि वो धर्म के मौलिक अधिकारों के तहत आवश्यक न हो। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील अल्ताफ खान ने इस मामले को जूनियर कॉलेजों में हिजाब बैन पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से अलग करते हुए कहा कि यह मामला वरिष्ठ कॉलेज के स्टूडेंट से संबंधित है, जिनके पास ड्रेस कोड है लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है। अपने खंडन में खान ने कहा कि याचिकाकर्ता 2 साल से बिना किसी असहमति के हिजाब पहन रहे थे और असहमति के अचानक दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिबंध अनुच्छेद 19 और 21 और निजता के अधिकार पर पुट्टस्वामी निर्णय का उल्लंघन करता है।
खान ने जोर देकर कहा कि यह मामला विशेष रूप से याचिकाकर्ताओं की शिकायतों को संबोधित करता है, न कि किसी बड़ी सार्वजनिक हित को। उन्होंने तर्क दिया कि हिजाब भी भारतीय है और ड्रेस कोड में तर्क की कमी है। कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.